गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आनंद कुमार आज आप सभी के सामने एक नया सेशन लेके आ रहा हूँ। कुछ देर हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को। ये जो आपके पास चैनल है, ऑनलाइन चैनल, जिसका नाम है आनंद फिजिक्स क्लासेस, आनंद फिजिक्स क्लासेस पूर्णिया। ये जो आपके पास ये ऑनलाइन चैनल है, इसका मेन मकसद है आप सबों तक एक मजबूत एजुकेशन, एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन पहुंचाना। इसी के लिए आज से आनंद सर के द्वारा आनंद फिजिक्स क्लासेस पूर्णिया के चैनल पर आज से आप सभी 10th क्लास के बच्चों के लिए एक नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आज स्टार्ट होगा आपका फिजिक्स। ये जो आपके सामने जो आज चैनल में स्टार्ट हो रहा है वो है फिजिक्स, और ये फिजिक्स है क्लास 10th का। ये क्लास 10th का फिजिक्स है, और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार अभी आपका फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है, उसी प्रकार इस चैनल पर आप सबके लिए 10th क्लास के बच्चों के लिए वैसे ये जो आनंद फिजिक्स क्लासेस पूर्णिया नामक एक यूट्यूब ऑनलाइन चैनल है, इस चैनल पर मेरी मकसद है कि बहुत जल्द आप सब के लिए क्लास 9th 10th 11th और 11th और 12th के लिए मेनली आपके सामने स्टार्ट होगा फिजिक्स। क्लास 11th और 12th के लिए स्टार्ट होगा फिजिक्स, जिसमें से 12th का फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे अभी इलेक्ट्रोस्टैट का बहुत सारा लेक्चर डाला गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद उसका फ़ायदा भी अच्छे से उठा पा रहे हैं। और ये जो आपका 9th है और 10th है, ये जो 9th और 10th है, इस 9th 10th के लिए इसमें चलेगा, आपके लिए होगा फिजिक्स, आपके लिए होगा केमिस्ट्री, आपके लिए होगा बायोलॉजी, और आपके लिए होगा मैथमेटिक्स। मतलब पूरी तरीका से साइंस और मैथ आपको दिया जाएगा। 9th क्लास का जो स्टूडेंट है उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ उसको मिलेगा। जो 10th क्लास के स्टूडेंट है, ये था सिलेबस 9th के लिए। तो 9th क्लास का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करने में अभी लगभग 2-4 दिन लगेगा, उसके बाद ये स्टार्ट होगा। लेकिन ये जो 10th का फिजिक्स है, इसको स्टार्ट करने के लिए अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इस सेशन को। 10th वाले को मिलेगा सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और 4 नंबर में मैथ। ये है आपको 10th वाले का सिलेबस। हम मतलब क्या कि आपको साइंस और मैथ, 9th 10th के लिए साइंस और मैथ, 11th 12th के लिए फिजिक्स। लेकिन बहुत जल्द हम 11th और 12th वालों के लिए फिजिक्स के साथ मैथ भी लॉन्च करेंगे। फिजिक्स के साथ मैथ भी लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अभी समय थोड़ा सा कम मिलने के कारण, कार्य का बहुत सारा लोड होने के कारण अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, मेनली कुछ दिन तक स्टार्ट करेंगे 10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, 11th 12th के लिए फिजिक्स, और कुछ दिन के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ। तो मेरा मेन मोटो ये है कि आप सभी बच्चे इस भारत के किसी भी कोने में हो, चाहे आप कितनों ही सुदूर इलाके में हो, अगर वहाँ तक आपके यहाँ अगर फ़ोन का सिग्नल पहुँच पाता है, अगर आप वहाँ पे स्मार्टफोन, एंड्रॉयड या फिर विंडोज़ आप चला पाते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि अब भारत के किसी भी कोने में एजुकेशन को पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा आपके सामने आपसे एक वादा है कि आप ये समझिए आज से कि आनंद फिजिक्स क्लासेस जो अभी फ़िलहाल स्टार्ट ही हुआ है, और बहुत अच्छा लोगों का व्यू है, बहुत अच्छा आप लोगों का प्यार है, तो ये मेरे मनोबल को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो हम अभी 10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। 11th 12th को हम लोग फिजिक्स और मैथ स्टार्ट करने वाले हैं।
तो सबसे पहली बात कि ये आप सबों के सामने मेरा एक क्या फॉर्मेट है कि किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है आपको 10th का फिजिक्स। मेरा जब से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ आपको कि मेरा नाम इंजीनियर आनंद कुमार है। मैंने 2012 टू 2016 इस सेशन में हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बीटेक किया है और 2016-17 मैंने पहला बैच पढ़ाया। मेरा पहला बैच था 2016-17। जरा सा, हालांकि ये बात हम आपको बताना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि होता क्या है कि जब कहीं पे अपनी बड़ाई होने लगती है, पर्सनली मेरा, तो हमको शर्म आने लगता है, क्योंकि हमें बड़ाई पसंद नहीं है। हमें हमेशा मेरा अपना कोई क्रिटिसाइज करे ये पसंद है, क्योंकि जब मेरा कोई भी क्रिटिसाइज करता है तो मेरा मनोबल और भी बढ़ जाता है। अगर हम किसी काम को दिल से करते हैं, अगर उसमें कोई कुछ नोक निकालते हैं, उसमें कुछ आप नुक्स निकालते हैं उसमें, तो उस काम को और अच्छे से करने के लिए मेरा मनोबल आसमान छूने लगता है। ये थोड़ा सा डिमेरिट है मेरे अंदर। लेकिन फिर भी आप सबों के मनोबल को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा आपको हम बताना चाहते हैं कि 2016-17 पहला बैच, 2000 इस साल में मैथ में, मैथ में ये 10th का रिजल्ट आपको बता रहे हैं। 10th का रिजल्ट मैथ में 100 में 100 और साइंस में 99। ये मेरा रिजल्ट था। पहला बैच 2016-17 बैच, मैथ में 100 में 100 और साइंस में 99, 2016-17। उसके बाद जो दूसरा बैच है वो आया मेरा, दूसरा बैच 2017-18। इसमें भी ये जो बैच था, इसमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट। फिर तीसरा बैच 2018-2019 और ये है 2019-2020। ये मेरा पहला बैच। हम ये कहना चाह रहे हैं, आप इस तीनों बैच को तो छोड़ ही दो, ये पहला बैच जिसमें कि मैथ में 100 में 100 और साइंस में 99। और हम आप सबों को ये समझाना चाह रहे हैं कि यदि आप चाहते हो कुछ करना है, ये 10th वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि मेरा जो सेशन स्टार्ट हुआ है आज वो 10th के बच्चों के लिए है। 10th एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सब कुछ पढ़ते हो और सब कुछ पढ़ने के बाद आप एक ऐसा यहां पे चौराहा बनाते हो। आप समझेंगे, आप सब कुछ पढ़ते हो और सब कुछ पढ़ने के बाद आप एक चौराहा बनाते हो। चौराहा बनाने के बाद यहीं से आपका इंजीनियर बनने का सपना, यहीं से आपका डॉक्टर बनने का सपना, यहीं से आपका IAS अधिकारी बनने का सपना, यहीं से आपका कॉमर्स में CA बनने का सपना। मतलब कि आप एक ऐसे जगह पे खड़े होते हो। 10th के हमारे जो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आप अभी एक ऐसी जगह पे खड़े हो, चाहे आप एक सुदूर जगह में क्यों ना पढ़ रहे हो, आप ऐसे मोड़ पे आप पहुंचने वाले हो जहां से सभी राहें निकलती है। आप इंजीनियरिंग करने की तरफ झुको, डॉक्टरी करने की तरफ झुको, CA करने की तरफ झुको, IAS बनने के तरफ झुको। मतलब आप आर्ट्स लो, साइंस लो, कॉमर्स लो, आप कुछ भी लो सर, आप निकलोगे तो यहीं से। आप गौर करके देखो, इसका मतलब है कि आप आज जहां खड़े हो यहीं से हर रास्ता निकलता है। आप जहां खड़े हो ना, आज हम लोग 10th के जो भाई बहन हम लोग जहां खड़े हैं वहीं से सभी रास्ता निकलता है। आप गौर करो। अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारा इस चौराहे पे अगर हम मजबूती से खड़े हो जाए, समझिएगा, अगर इस चौराहे पे अगर हम मजबूती से खड़े हो जाएं, तो हमारा आपसे वादा है कि हम लोग अगर किसी भी, सबसे पहले तो एक अच्छा सा और सफल रास्ता चुन पाएंगे, नंबर 1।
पहले हम ये समझाना चाहते हैं कि हम लोग जो 10th में है वो एक चौराहा है, और आज हम लोग ऐसी चौराहा पे खड़े हैं कि यहाँ अगर हम लोग स्वस्थ तरीके से एक सफलतापूर्वक अगर आपने डिसीजन लिया, अर्थात मेरा ये मानना है कि अगर इंसान एक सफल डिसीजन ले ले तो वो जिस कार्य के लिए डिसीजन लेता है वो कार्य 50% उसी समय कंप्लीट हो जाता है। 50%, ये मेरा अपना मानना है। अगर कोई आदमी सही डिसीजन ले ले तो 50% वो काम वहीं फिनिश हो जाता है, केवल बाकी 50% बचता है। और वो क्या बचता है? उस काम को कर देना है, उस काम को कर देना है। मतलब कि ये जो चौराहा है, ये चौराहा इतना इंपॉर्टेंट है कि ये एक डिसीजन मेकिंग प्लेस है। ये जो है ये एक निर्णायक चौराहा है जहां पे आपको एक स्वस्थ निर्णय लेना पड़ता है। तो स्वस्थ निर्णय एक सॉलिड और स्ट्रॉन्ग डिसीजन वही ले सकता है जो मेंटली और हार्टली, मानसिक रूप से और दिली रूप से, मतलब आत्मिक तौर पर अगर वो इंसान मजबूत है तो तभी वह एक उचित सलाह ले सकता है और उस रास्ते पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकता है। तो हम सभी बच्चे, हम लोग जो एक मिड क्लास फैमिली हैं, लोअर क्लास फैमिली हैं, तो हम सबों को समाज में कोई मोटिवेट करने वाला भी नहीं होता है, कोई ये भी बताने वाला नहीं होता है हम लोग 10th के बाद क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट में जल्दी कुछ स्कोप है या कौन सा सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोप है, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए हमारे लिए, कौन सा अच्छा रहेगा। तो ये सभी बात आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप एक अच्छे टीचर के, अच्छे गार्जियन के संपर्क में नहीं रहते। हमारे भारत के बहुत सारे गांव के ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन उन्हें एक उचित डायरेक्शन नहीं दे पाते। उन गार्जियन को, हम लोग भी इस चीज़ को झेले हैं, और उन सभी पेरेंट्स के मन में होता है कि हम अपने बच्चों को पैसा दे रहे हैं तो वो पढ़ रहा है। रियल में मेरा अपना मानना है अभी तक में कि अगर आप अपने बच्चों को, ये मेरा मैसेज उन गार्जियन के लिए है जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो अगर कोई गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ा रहे हैं तो आप मेरे इस बात को हमेशा के लिए आज अपने मन में डाल लो कि आप जो अपने बच्चे को पैसा देते हैं वो केवल 50% मायने रखता है। आप जो पैसा देते हैं वो इसके स्टडी में 50% मायने रखता है मात्र। बाकी जो 50% है, बाकी जो 50% बच गया वो मनोबल काम आता है, मनोबल काम करता है। अर्थात हमारे सुदूर क्षेत्र के बच्चे कम सफल होते हैं, उसके पीछे ये रीजन है कि हमारे गार्जियन उसको 50% जो ऊपर में पैसा जो उसको फाइनेंशियली कॉपरेट तो कर देते हैं लेकिन मेंटली उसको कॉपरेट नहीं कर पाते। यहीं पे हम लोग फिसल जाते हैं। हम लोग जब अपने भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो जहाँ तक हमें समझ में आया है तो हमने ये पढ़ा और ये समझा कि आज तक भारत में जितने वीर पुरुष हुए हैं, आप गौर करेंगे, आज तक भारत में जितने वीर पुरुष हुए हैं उन सभी की वीरता के पीछे किसी न किसी का हाथ है। आप गौर करेंगे सर, चंद्रगुप्त मौर्य जो नंद वंश को उखाड़ फेंके थे, घनानंद को जो हटाए थे, चंद्रगुप्त मौर्य को वो एक नन्हा सा बालक था, बेकसूर बालक था जिसे कुछ पता नहीं था जिंदगी के बारे में, सम्राट क्या होता है, सम्राट कैसे बना जाता है, उसका पावर क्या होता है। लेकिन इस चीज का एहसास उसको आचार्य चाणक्य ने करवा करके एक छोटे से लड़का को सम्राट बना डाले। सम्राट अशोक जिसको पता भी नहीं कि वो बिंदुसार का पुत्र है, उसकी माँ धर्मा उसे जंगल में जन्म देती है, उसे कुछ पता भी नहीं, लेकिन आचार्य चाणक्य उसके अंदर जो एक टैलेंट है उसको पहचानते हैं और उस टैलेंट को एक निखारते हैं, उसे तराशते हैं और उसे फिर सम्राट के पद पर आसीन करवा देते हैं। सर, एनर्जी हम सभी बच्चों में होता है, एनर्जी आप सभी बच्चों में है। पढ़ने की ताकत जितना किसी एक आईएएस में है या था,
उतना ही ताकत उसके साथ में पढ़ने वाले बच्चे में भी है। लेकिन जो लड़का आईएएस कंप्लीट कर जाता है, उसके मेंटलिटी को किसी ने महीनता से तराशा, और हमारी मेंटलिटी को किसी ने शायद महीनता से नहीं तराश पाया। उसके दिमाग में कुछ ऐसा महीन बात डाला गया जो हमसे अलग है। बस यही अंतर होता है। सभी जो कोई डीएम बन गया, जिस किताब को वो पढ़ता है उसी किताब को सब कोई पढ़ता है। 10th का वही बुक जो सुदूर सुदूर जदिया त्रिवेणीगंज जैसे एक छोटे से शहर में चलता है, वही बुक पूर्णिया और दिल्ली पटना जैसे बड़े शहरों में चलता है। सर, अंतर बुक्स में नहीं है। जो कॉन्सेप्ट अमेरिका में है वही कॉन्सेप्ट भारत में है, जो कॉन्सेप्ट भारत में है वही कॉन्सेप्ट बिहार में है, जो कॉन्सेप्ट बिहार में है वही कॉन्सेप्ट गांव में है। फिर हमारे बच्चे सफल क्यों नहीं होते? हमारे बच्चे सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि इन सभी बच्चों को हम लोग तराश नहीं पाते हैं, उनके दिमाग में महीन और गूढ़ बात बता नहीं पाते हैं। उनके दिमाग में हम लोग गूढ़ बात को बता नहीं पाते हैं। बस ये गूढ़ बात वही समझा पाते हैं जिसे गूढ़ बात पता हो। इसीलिए बच्चों का भविष्य एक अच्छे टीचर के हाथ में देना बहुत जरूरी होता है। और अच्छे गुरु की खोज में सब लोग निकले हैं और जिसे मिला है वो सफल हुए। सर, श्री राम जब अपने घर में थे, अयोध्या में थे, तो उसका नाम राम था। लेकिन जब उसको 12 वर्ष का वनवास मिला था और जब वो वनवास भोग करके वापस आए तो वो पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। इसका मीनिंग ये है कि हम लोग जब अपने ज़िंदगी में जुनून के साथ संघर्ष करते हैं तो दुनिया हमें सफल घोषित करती है, दुनिया हमें सम्मानित करती है, दुनिया हमें प्रोत्साहित करती है, दुनिया हमें बहुत एक अच्छे दर्जे पे बैठाती है, दुनिया हमें अपना मोटिवेटर मानती है। इसीलिए हम सबका एक धर्म है, सभी टीचर का एक धर्म है, सभी गार्जियन का एक धर्म है, सभी बच्चों का एक धर्म है। अगर हम तीनों, टीचर, गार्जियन और बच्चे, ये एक ट्रायंगल है सर। अगर इस ट्रायंगल में एक भी पाया कमजोर हो जाता है, ये एक ट्रायंगल है, एजुकेशन का ये ट्रायंगल है, ऐसा हम मानते हैं सर। ये एजुकेशन का एक ट्रायंगल है। आज आप मेरी बात को सुने, समझें और इस एजुकेशन को आग की तरह आगे फैलाएं। ये एक ट्रायंगल है सर। ये एक 3 खंभे पे अटका हुआ एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है सर, देश का भविष्य है। तो इस बिल्डिंग में 3 खंभे हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। सर, ये सबसे पहले ये एक टीचर है, यहां पे गार्जियन है और यहां पे स्टूडेंट है। ये सर 3 खंभा है, ये 3 पोल है इस घर का 3 पोल है। और घर क्या है? घर है तरक्की मतलब सक्सेस। और ये सक्सेस इस 3 लोगों पे डिपेंड करता है। अगर हर एक टीचर अपने दायित्व को समझे, हर गार्जियन अपने दायित्व को समझे, हर बच्चे अगर अपने दायित्व को समझे, तो हमें नहीं लगता कि देश तरक्की से रुक पाएगा, हमारा परिवार तरक्की से रुक पाएगा, हमारा देश ताकतवर बनने से रुक पाएगा। नहीं सर। इसीलिए हम लोग जब हमारे देश में कोई घटना होती है तो हम लोग दोष देते हैं सरकार को। सर, सरकार तभी चलती है जब हम लोग एक एक करके एक बड़ा सा झुंड बनाते हैं और उस झुंड को डिसिप्लिन रूप से चलाने के लिए एक सरकार बनती है। सरकार को कोई भी जो एक लॉ हम लोगों पे लगाती है, कोई भी जो उसके द्वारा जो एक नियम बनता है, वो नियम इसलिए बनता है ताकि पूरा समाज डिसिप्लिन रहे। अगर सर हम लोग खुद को डिसिप्लिन कर लें तो हम लोगों के यहाँ फिर सरकार को उतना मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, किसी पे प्रेशर पड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। हम लोग, दूसरा देश डेवलप्ड इसीलिए होता है कि वो अपनी गलती को सरकार पे नहीं थोपता, वो अपनी गलती को स्वीकार करता है। इसीलिए हर वो मानव सफल है जो मानव अपनी गलती, हर मानव करता है, लेकिन जो अपनी गलती को स्वीकार करे, अपनी भूल को स्वीकार करे और उसको अपना एक जुनून बना के, उसे अपना एक मजबूत इरादा तैयार करके जो आगे बढ़ता है, वही सक्सेस करता है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो 10th के बच्चे हैं, ये सर ये ऐसे जगह पे खड़े हैं, ये 10th के बच्चे ऐसे जगह पे खड़े हैं सर, उसको अगर एक अच्छा सा रास्ता दिखला दिया जाए, एक अच्छा सा मोटिवेशन दे दिया जाए, एक अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट बता दिए जाए, तो सर हमें नहीं लगता कि किसी बच्चे में आईएएस बनने की क्षमता कम है। नहीं सर,
हम ऐसा कभी नहीं मानते अपने ये अपने टीचिंग जो मेरा लाइफ है उसमें कि कोई भी बच्चा कमज़ोर या कोई भी बच्चा बहुत मजबूत होता है। नहीं सर, बच्चा कमज़ोर और बच्चा मजबूत हम जैसे टीचर पे डिपेंड करता है। अगर चाह लें कि हर बच्चे को मजबूत करना है सर, हो जाएगा। क्योंकि जब हम बच्चे थे तो बचपन में जब जी रहे थे तो मेरी मम्मी बोलती थी कि बच्चा एक कोरा कागज़ होता है। कोरा कागज़ का मतलब सर सादा पेज, मतलब जिस पे कुछ लिखा ना हो, और उस पे लिखता कौन है? तो उस पे लिखता टीचर है। अगर उस पेज पे टीचर शुरू से ही अच्छी बातें लिख दें तो आपको लगता है सर कोई बच्चा गलती करेगा? नहीं सर। अगर वो बच्चा गलती नहीं करेगा तो उसको सक्सेस करने से कौन रोक सकता है? अगर पहला ही दिन उस कोरे कागज पे ये लिख देते टीचर या गार्जियन, हम लोग सब मिल करके, कि सबसे बड़ी पूंजी कर्म है, सबसे बड़ी पूंजी मेहनत है, सबसे बड़ा हम लोगों की ताकत हमारे अंदर का जो जुनून है, हमारे अंदर का मनोबल है, हमारे अंदर का आत्मविश्वास है, अगर ये चीज़ उसको सिखा दिया जाता तो एक भी बच्चा आज मेहनत करने से नहीं चूकता सर। और हमारे ख्याल से वो चूकता भी नहीं है। मेहनत हर कोई करना चाहता है, अच्छी ज़िंदगी हर कोई जीना चाहता है, एक बड़ा अधिकारी हर कोई बनना चाहता है। केवल चूक एक जगह है कि उसे एक उचित डायरेक्शन नहीं मिलता। अगर हम लोग कोई अगर आईएएस की तैयारी शुरू करती है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो लोग बोलता है मैथ पढ़ लीजिए, फिजिक्स पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, आप इंजीनियर बन जाएंगे। बोलता है लोग आप आर्ट्स पर हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स पढ़ लीजिए, आप भारत की राज व्यवस्था पढ़ लीजिए, आप इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, आप आईएएस कंपीट कर जाएंगे। सर अगर इतना 4 बुक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, राज व्यवस्था है, इकोनॉमिक्स है, बस भूगोल है, ज्योग्राफी है, मतलब ये 4-5 बुक्स है, तो बताइए सर अपने लाइफ में लोग 100 बुक्स को पढ़ सकता है, क्या ये 4 बुक 5 बुक नहीं पढ़ सकता? फिर लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं और 10 बच्चे का सिलेक्शन होता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि बुक सीमित है, उसके कॉन्सेप्ट सीमित हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट कितना दूर तक पढ़ना है, उनमें से क्या क्या पढ़ना है, किस चीज़ को ज़्यादा जोर दे के पढ़ना है, किस चीज़ पे कम जोर दे के पढ़ना है, किस चीज़ का रिवीजन हमेशा करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कौन सा ऐसा करंट अफेयर है जो कि इस बार आने का चांस है, पर डे कौन सा ऐसा आज घटना है जो करंट अफेयर बन सकता है, ये अगर कोई बताने वाला हो तो हमें नहीं लगता कि एक भी बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या सीए बनने से चूकेगा सर, कोई नहीं चूकेगा। सबके अंदर, सबके खून में गर्मी है, सबके अंदर जुनून है, सबके अंदर आत्मविश्वास है, सबके अंदर एक संघर्ष करने की ताकत है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो जहाँ हैं वो आज से एक नई शुरुआत करें मेरे साथ। और ये शुरुआत रियल में अगर कोई आईटी कंपीट करना चाहता है तो उस बच्चे के दिमाग में आप 9th क्लास से भर दो कि आपको आईटीएन बनना है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है उसको आप 8th क्लास से दिमाग में डालो कि आपको डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनिएगा, 8th क्लास से ही उसके दिमाग में चला जाना चाहिए। अगर कोई किसी को आईएएस बनने का मन है तो उसको 8th क्लास से ही आप आईएएस की तैयारी करवाना शुरू करिए। वो जिस हिस्ट्री को वो जाकर के ऑनर्स में पढ़ेगा उससे आप पर डे एक छोटा सा लाइन एक एक कहानी के रूप में उसको सुनाइए, उसको समझाइए, उसको पढ़ाइए, आप उनके साथ बैठिए। हमारे यहाँ के गार्जियन, हम लोग सर बहुत सुदूर इलाके से हैं, वहाँ के गार्जियन को हमने देखा है, वो बोलते हैं हम कैसे बच्चों का कॉपी चेक करें। इस कोरोना की महामारी में जब हम लोग गाँव में थे तो बहुत ऐसे गार्जियन से भेंट किए जो बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। सर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, जब बच्चा शाम को पढ़ने बैठता है तो आप उसी के साथ एक कोई भी बुक पलटिए झूठ मूठ का और उनको बोलिए कि तुम पढ़ो, हम बैठे हुए हैं, हम तुमको देख रहे हैं तुम पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। वो बच्चा सर पढ़ेगा, क्योंकि उस बच्चे को ये नहीं पता है हमारे माता पिता पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उसे ये पता है हमारे साथ हमारे माता पिता बैठे हुए हैं और वो सर एक जुनून के साथ पढ़ेगा। ये पढ़ाने का बच्चों को तरीका है। अगर हम लोग अपने बच्चों को एसपी बनाना चाहते हैं तो उसके साथ हमें भी एसपी की तरह रहना पड़ेगा सर। अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं उसके जैसा डॉक्टर जैसा बिहेव करिए सर आप। अगर आप अपने बच्चों को पुलिस अधिकारी बनाना चाहते हैं तो उसके जैसा वैसा व्यवहार करिए, उसको मेंटली वॉश करिए उस तरीक़ा से, ताकि उसके दिमाग में दूसरा और कुछ ना आ पाए। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको उस बचपन से उसके अंदर एक क्रिएटिव भावना भरिए सर आप, उससे कुछ क्रिएटिव काम करवाइए, उसको शाबाशी दीजिए, उसके मनोबल को बढ़ाइए। एजुकेशन का सबसे
आसान तरीका ये है, सक्सेस का सबसे आसान तरीका ये है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कहा गया है कि हम लोग सक्सेस बहुत अधिक मेहनत करने से हमें नहीं लगता कि ऐसा होता है। सक्सेस मिलता है मेहनत के साथ उचित मार्गदर्शन से, मेहनत के साथ उचित मार्गदर्शन से। क्योंकि सर हमने देखा है कि दुनिया में अपनी अपनी जिंदगी को जीना यही एक बहुत बड़ा संघर्ष है। दुनिया में इंसानियत को कायम रख लेना यही बहुत बड़ा संघर्ष है। तो जब हम लोग इतने बड़े संघर्ष को कर सकते हैं तो क्या सर हम लोग आईएएस बनने, डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने के संघर्ष को नहीं कर सकते? सर हम लोग संघर्ष को करते हैं, हम लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन हम लोग जो वो संघर्ष करते हैं, संघर्ष तो हर कोई कर रहा है। आप देखिए कि जो जीव जंतु हैं, जो कीट पतंग है, जो सर पशु पक्षी है, वो भी संघर्ष कर रहा है। भोजन के लिए, आवास के लिए, उचित व्यवस्था के लिए संघर्ष कर रहा है सर। थोड़ा सा अगर आप घास फेंक देते हो तो 10 बकरियां, 10 एक रोटी फेंकिए 10 कुत्ते उसके लिए भौंकने लगते हैं, आपस में झगड़ने लगते हैं। सर वो भी उनका संघर्ष है, लेकिन वो संघर्ष केवल जिंदगी जीने के लिए है, वो संघर्ष सक्सेस के लिए नहीं है। सक्सेस के लिए असीम संघर्ष, समझिएगा सर, सक्सेस के लिए असीम संघर्ष नंबर 1, दूसरा उचित मार्गदर्शन, और नंबर 3 समय पर आपकी पढ़ाई, समय पर आपके द्वारा किया गया मार्गदर्शन, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और दूसरी बात कि इस एज में, इस स्टेज पर जहां पे हम लोग सब हैं, इस स्टेज पर जो 10th के बच्चे हैं उसे एक ट्रायंगुलर सीरीज बनाया जाए, टीचर, गार्जियन और स्टूडेंट, इन तीनों का एक सीरीज बनाया जाए। सर अभी तक हम लोगों ने जो गलती की उसे आप भुला जाओ। आज से इस 3 खंभे का जो एक महा बिल्डिंग है, उसकी मजबूती की तैयारी, उसकी सक्सेस की कामना के साथ आज हम लोग भिड़ जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि यही वो जड़ है सर, यही वो जड़ है। ये एक प्रकार का रूट है जहां से हर एक पौधे का जो ग्रोइंग है, जो ग्रोथ है, जो उसका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट किस चीज का? सक्सेस का डेवलपमेंट, वो सर इसी जगह से शुरू होता है। तो शायद हम आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस सक्सेस में 50% इससे आप मदद करेंगे और 50% आप बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे। 50% आप बच्चों का फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे और 50% आप उसका मनोबल बढ़ाएंगे। सर अगर हम लोग बच्चे को ये कहें कि ये पहले ही उसको समझा दें कि बेटा तुमको कभी भूखा भी रहना पड़ सकता है, तुमको, तुम्हारे जेब में ऐसा भी होगा कभी पैसा नहीं होगा, तुम्हारे पास कभी ऐसा भी हो सकता है कि शर्ट फटे हुए हों, तुम्हारे पास कभी ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे चप्पल टूटे हुए हों, लेकिन उस समय भी अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होते हो, समझिएगा, हम अपने बच्चों को समझाएंगे ये बात, बेटा अगर तुम उस समय में भी अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होते हो तो तुमको सक्सेस होने से इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। फिर समझिएगा, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हें सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सक्सेस के लिए ईमानदारी पूर्वक, और ये जो ईमानदारी पूर्वक सर शब्द है, ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। आप अगर ईमानदारी पूर्वक आखिरी सांस तक मेहनत करते हैं तो हमें नहीं लगता कि बिना सक्सेस हुए हम सभी बच पाएंगे। नहीं बच पाएंगे सर, सक्सेस के बिना सक्सेस का हम लोग नहीं बच पाएंगे। ये मेरा विश्वास भी है, ये मेरा आपसे वादा भी है, और ये मेरा आपको एक भरोसा भी है। आप गौर करेंगे कि हम लोग ईमानदारी पूर्वक मेहनत, हम वर्ड बहुत यूज करते हैं, उसका मतलब ये होता है, ईमानदारी पूर्वक मेहनत का मतलब यदि आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय आपके मन में कभी ये नहीं आना चाहिए ये हम पढ़ तो रहे हैं, ये आएगा कि नहीं आएगा। जिस समय आपके मन में ये बैठ गया कि ये चीज आएगा कि नहीं आएगा, 100% उस कॉन्सेप्ट पर से आपका विश्वास कम हो जाएगा। आप गौर करिएगा अपनी लाइफ में। और जिस समय उस कॉन्सेप्ट पर से आपका विश्वास कम होता है, जिस समय उस कॉन्सेप्ट पर से आपका विश्वास कम
होता है, आप गौर करना, उसी समय वो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट आपका कमज़ोर हो जाता है। जैसे ही वो कॉन्सेप्ट आपका कमज़ोर होता है, उसी समय सफलता से हम लोग एक कदम पीछे हो जाते हैं, सफलता से हम लोग एक कदम पीछे हो जाते हैं। इसीलिए सफल होने के लिए उचित मार्गदर्शन और ईमानदारी पूर्वक मेहनत, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शायद हमें लगता है कि आप मेरी इस बात को मानेंगे और ये जो एक ट्रायंगुलर सीरीज है, इस सीरीज पर हम लोग काम करेंगे। तो ये जो 10th का सिलेबस है, जिसमें सबसे पहले आपका शुरू होगा फिजिक्स, जिसमें सबसे पहले आपका शुरू होगा फिजिक्स। और ये बैच जो हम पढ़ाने वाले हैं वो स्पेशली हिंदी मीडियम में है, लेकिन मेरा ये मानना है कि साइंस कभी भी भाषा पर निर्भर नहीं करता, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों, आईसीएसई बोर्ड के हों। आप फिजिक्स की गूढ़ता को समझिए, आप उनके जड़ तक जाइए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए और उससे आप अपनी एक भाषा दीजिए, आप अपनी एक भाषा दीजिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, जो वो एक दिल से समझने वाली बातें होती है, वो कोई हिस्ट्री का रट्टाफिकेशन नहीं है, वो रट्टा मारने की चीज़ें नहीं है। वो है आप अपने दिल से, अपनी अंतरात्मा से आप कितना उस चीज़ को, उस गूढ़ रहस्य को, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप उसे समझिए और समझने के बाद एक कॉपी में एक स्ट्रॉन्ग नोट्स बनाइए। स्ट्रॉन्ग नोट्स का मतलब होता है कि मजबूत डायरी, मजबूत डायरी का मतलब जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट करोड़ों का हो, हर एक कॉन्सेप्ट अति इंपॉर्टेंट हो। तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो 10th क्लास का फिजिक्स है। हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो 10th क्लास का फिजिक्स है। फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म होने के बाद हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर डाल देंगे, फिर बायो का एक चैप्टर डाल देंगे, मैथ का 3-4 चैप्टर डाल देंगे। तो आप लोग जहाँ कहीं भी बैठे हैं वहीं से बैठ के आप प्रैक्टिस कीजिए। तो फिजिक्स में जो सबसे पहले पढ़ना है आपको, सबसे पहला चैप्टर जो है, सबसे पहला चैप्टर वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जो सबसे पहला चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है मानव नेत्र। प्रकाश, ये है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये जो है आपका ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये है आपका ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, ये आपका ह्यूमन आई है। 4 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत। विद्युत, ये है आपका इलेक्ट्रिसिटी। चौथा चैप्टर क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी। 5वां चैप्टर है आपका मैग्नेट। मैग्नेट मतलब चुंबक। चुंबक, ये है आपका मैग्नेट। एक पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। 5वां चैप्टर क्या है? मैग्नेट। 6ठा चैप्टर है आपका ऊर्जा, एनर्जी। ये सिलेबस है किसका? 10th का फिजिक्स का। हम लोग केमिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे तो केमिस्ट्री की बात करेंगे, बायो स्टार्ट करेंगे बायो की बात करेंगे। एक पर एक टॉपिक है सर। सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा टॉपिक है मानव नेत्र मतलब ह्यूमन आई। चौथा चैप्टर है आपका विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। 5वां चैप्टर है चुंबक मतलब मैग्नेट, और 6ठा चैप्टर है आपका ऊर्जा। हम लोग एक एक करके प्रकाश के परावर्तन से शुरू करेंगे और एनर्जी पे जाकर के फिजिक्स को लॉक करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग इस ऑनलाइन चैनल को, आनंद सर को बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और आप सपोर्ट करेंगे, और साथ ही आप सभी लोग जहां बैठे वहीं से एजुकेशन को एक नया रूप देंगे, ताकि हमारे समाज के हर बच्चे पढ़ें। और पढ़ करके ये नहीं कि आप बहुत बड़ा जॉब ले लें, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, वैसे भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ इतना जॉब नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का पॉपुलेशन बहुत अधिक है। इसलिए हमारे यहाँ इतना जॉब नहीं होता है कि हर एक नागरिक को मिल सके। कम से कम हम लोग अगर बहुत मेहनत करते हैं तो मिल ही जाता है, लेकिन कम से कम इतना तो मेहनत करें कि अच्छा नागरिक बन पाए, अपने ड्यूटीज को समझ पाएँ, अपने कर्तव्य को समझ पाएँ, अपने हमारा जो अपना जो एक कर्तव्य है, हमारा जो अधिकार है, उस अधिकार को समझ पाएँ। एक सोशल किस प्रकार से एक सोशल लाइफ को जीना है, किस प्रकार से सामाजिक स्तर को ऊंचा करें, कम से कम इतना तो समझ पा ही सकते हैं।
इसलिए हम समझते हैं कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और थोड़ा सा अमल भी करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अमल करने से शायद आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और ना ही मेरा कुछ बिगड़ेगा। तो शायद एक बार ट्राई करेंगे तो फ़ायदा ही होगा। ओके, थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत जल्द स्टार्ट होगा आपका प्रकाश का परावर्तन। थैंक यू सो मच।